आरबीआई गवर्नर साहब ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पीच दी है, वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत काम की चीज़ें आई हैं। कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं मैं। पहली बात तो विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन तो स्टांस रखा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा है वी विल मॉनिटर द सिचुएशन एंड एक्ट इफ द सिचुएशन अराइजेज। यानी अगर भाग गया यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फ्लेशन तो और पॉसिबल एक्शन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकते हैं, उसकी विंडो पॉसिबिलिटी की उन्होंने ओपन छोड़ी है। यही नहीं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इस साल के लिए 5.1 से बढ़ा के 5.4 किया। और आखिर में एक दो इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। बैंकों को अतिरिक्त लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एनबीएफसीज के लिए बोला है। और एक कंज्यूमर एंगल में बहुत काम की बात बोली है कि इंटरेस्ट रेट जो एक्शन होता है, जो लेंडर्स होते हैं वो बोरोवर्स को थोड़ा लैग के साथ देते हैं। वो पूरे मैकेनिज्म को और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है, जो कंज्यूमर फ्रेंडली मूव है। लेकिन हमारे साथ नए गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खजूरिया जी हैं, हमारे साथ किशोर लोधा हैं यूग्रो से, हमारे साथ मदन सबनवस भी जुड़े हुए हैं। मिस्टर खजूरिया, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले बाजार इस बात से थोड़ा सा नर्वस हुआ कि बैंक्स को एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, मैं उनके पास 2 मिनट जाता हूँ। पहले ऑडियो फिक्स कर लेते हैं। किशोर जी के पास जाते हैं, वो भी एक बड़े लेंडर हैं, स्पेशली एमएसएमई के लिए। और हालांकि वो बैंक्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया है कि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन किशोर जी, इस बात को समझाइए, क्या किसी भी लेंडर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी या उनकी लिक्विडिटी एक तरह से फंस जाएगी? इससे बाजार नर्वस क्यों हुआ, ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे। एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी आईसीसीआर बैंक्स को, इसको आपने कैसे देखा अनाउंसमेंट को? नमस्कार अजय, बेटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था कि 12 अगस्त से लेके 10% तक आईसीसीआर को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि आरबीआई अनुमान लगा रहा है कि जब से 2000 के नोटों का विड्रॉल हुआ है तब से सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है। और पूरे गवर्नर साहब की स्पीच में ये देखा गया है कि वो इन्फ्लेशन को लेके काफी कंसर्न नजर आए हैं और इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आया है। यदि लिक्विडिटी बाजार में बढ़ती है तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए ये टेम्पोररी मेजर लिया गया है, जहां की आईसीआर 10% तक बढ़ाया गया है। और लेकिन एक ध्यान देने लायक बात यह भी है कि ये एक बहुत ही टेम्पोररी मेजर है। 8 सितंबर से इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो जब फेस्टिव सीजन आएगी तब उस वक्त बाजार में सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए। इस बात का आरबीआई पूरे तौर पर ध्यान रख रहा है। तो ये बहुत ही टेम्पोररी मेजर है और इससे बहुत ज्यादातर ब्याज दरों में या लिक्विडिटी में बहुत कुछ फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बढ़िया बात बोली किशोर जी आपने कि ये टेम्पररी मेजर है। बाजार शायद इसको सही तरह से रीड नहीं कर रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन ये टेम्पररी मेजर है और फेस्टिव सीजन के पहले शायद रिवर्स भी कर दिया जाए। ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया गया है। मदन जी, ये बताइए कि ये जो पॉइंट गवर्नर साहब ने बोला कि वी विल कीप द पॉसिबिलिटीज ओपन एंड शुड द सिचुएशन अराइजेज, यानी उन्होंने पॉसिबिलिटी क्या और भी रेट हाइक अगर यहाँ से इन्फ्लेशन हाथ से बाहर जाता हुआ नजर आया तो एक आध और रेट हाइक की पोजीशन ओपन कर दी? मदन जी, कृपया करके अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी, यही तो इंडिकेशन है, क्योंकि आरबीआई ने सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का दोनों इन्फ्लेशन फोरकास्ट को इंक्रीज किया है। सो नाउ वी आर लुकिंग एट अबव 6% फॉर Q2 और Q3 के लिए 5.7% है। पहले तो 5.4% था। तो इसका ये मतलब है कि, और ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्मल मॉनसून है। तो मान लीजिएगा कि ये एल नीनो की इफेक्ट से जो अगस्त में, वैसे तो फोरकास्ट है कि अगस्त में जो भी इम्पैक्ट होने वाला है अगस्त में होगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट कोई ना कोई खरीफ क्रॉप्स में प्रॉब्लम हो सकता है, इन विच केस इन्फ्लेशन कैन आल्सो गो अप फर्दर। तो इसी का बफर करने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब ने ये बोला है कि अगर इन केस वी रीच अ सिचुएशन में इन्फ्लेशन नंबर गोज हायर देन व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड, वो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम आज के तारीख में जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन विल द रेट्स बी कट। अभी तो एक और क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा कि विल द इंटरेस्ट रेट, विल द रिपो रेट एवर बी इंक्रीज्ड आल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। जैसे कि पहले हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि अर्लीस्ट जब रेट कट हो सकता है वो फरवरी पॉलिसी में होगा। अभी हम उसको चेंज करेंगे कि इट कैन हैपन ओनली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और बीच में ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर इन्फ्लेशन आरबीआई के एस्टिमेट से ज्यादा होता है, देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी आल्सो फॉर रेट हाइक। तो उसी का विंडोज ओपन किया है आरबीआई गवर्नर।
ओके ऑलराइट, तो आगे की विंडो तो ओपन होती दिख रही है बिल्कुल। अवनीश, आपसे भी एक टेक लेना चाहेंगे। इनफैक्ट यही सेम क्वेश्चन, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन बढ़ा है, तो यानी विंडो तो ओपन हुई है, आगे पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं? गवर्नर साहब ने सीधा काफी ठीक से बोला है कि ये इन्फ्लेशन टेम्परेरी है और ये फूड प्राइसेस से ड्रिवन है। तो जनरली आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक ना फूड प्राइसेस पे कभी रिएक्ट नहीं करते हैं अनलेस दे सी सीपेज इनटू द कोर प्राइसेस। उन्होंने ऑल्सो ये भी बताया कि कोर प्राइसेस 100 बेसिस से नीचे आए हैं फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। तो वो उन्होंने थोड़ा सा डविश टोन डाला है उधर भी, बट ओवरऑल तो मदन ने ठीक ही बोला है कि अभी जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक FY25 में कभी होगा, बिकॉज अभी आरबीआई ने जो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर का एस्टिमेशन दिया है इन्फ्लेशन का, वो भी 5.4% दिया है, विच इज वेल अबव 4% टारगेट। और उन्होंने कई बार रिट्रीट किया है कि 4% का टारगेट हमारे को अचीव करना है। तो रेट कट तो अभी काफी दूर लगता है अनलेस ये, बिकॉज अगर ग्लोबली कुछ एक्शन हो जिसमें कि फेड के रेट कट करने लगे जोर से और बाकी सेंट्रल बैंक के कट करने लगे, तो आरबीआई थोड़ा फॉलो कर सकता है उनको। बट अपने आप अपने फंडामेंटल्स पे अभी रेट कट का सिचुएशन नहीं नजर आ रहा है इस ईयर में। और आई थिंक प्रोबब्ली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 अगर इन्फ्लेशन ट्रिजेक्टरी के साथ रहता है तो उस टाइम पे हम सोच सकते हैं रेट कट की बात। रही रेट हाइक की बात, आई थिंक बार फॉर रेट हाइक इज वेरी हाई, बिकॉज कभी भी आरबीआई ने पिछले कई सालों में जब फूड प्राइसेस बढ़े हैं, अनलेस उनको जो था इम्पैक्ट दिखे कोर प्राइसेस पे, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो और एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर तक अगर नई फसल आएगी उसमें ये स्पेशली टमाटर वगैरह के दाम कम हो जाएंगे और उससे इन्फ्लेशन रेट नीचे आ जाएगा। तो हमारा तो ये मानना है कि हम जैसे आरबीआई ने भी बोला कि वी आर इन देयर फॉर लॉन्ग, रेट रिमेन हायर फॉर लॉन्गर ग्लोबली, तो हमारा भी वो भी स्टांस रहेगा। राइट मुझे एक और बात पे थोड़ा सा समझना है मदन जी से। मदन जी ये बताइए कि हालांकि अभी ये बात लग रही है कि ये टेम्परेरी मेजर है, अभी ये भी लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बहुत छोटी छोटी दरों से बढ़ाया गया है वो भी टेम्परेरी है, लेकिन जो बात बताई गवर्नर साहब ने कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो सिर्फ एक डोमेस्टिक फिनोमेना नहीं है, विदेशों में भी बहुत सारे आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये एक रिस्क दे सकता है, स्ट्रक्चरल रिस्क, थोड़े समय के लिए 4-6 महीने एलिवेटेड ज़्यादा रह जाए, ये क्या पॉसिबिलिटी है इन्फ्लेशन को लेके? तो है, और द रीजन क्यों आरबीआई गवर्नर साहब ने ये कनेक्ट किया है, इट इज दैट वैसे तो जो भी खरीफ और रबी क्रॉप्स है लार्जली दे आर डोमेस्टिक ओरिएंटेड, लेकिन अगर हम एडिबल ऑयल्स को देखेंगे, ये तो एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम रही है इन द लास्ट, जैसे मई और जून में जब इन्फ्लेशन केम डाउन, इट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस। अभी हम देख रहे हैं कि ये एल नीनो का इफेक्ट जो इंडोनेशिया और मलेशिया में, दैट्स ऑलरेडी क्वाइट परसेप्टेबल आउट देयर, और जो भी ये पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो उसी रीजन से आता है। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अगर कोई डिस्टॉर्शन होगा वहां पे, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस आल्सो कमिंग हियर। नहीं तो वैसे तो हमारा जो भी, अगर हम देखेंगे पल्सेस या अगर हम सीरियल्स को देखेंगे, आई थिंक इट्स लार्जली हमारा कोई इम्पोर्ट, जो भी इम्पोर्ट हो रहा है वो मिनिमम है पल्सेस का। नहीं तो अगर हम सीरियल्स का देखेंगे, वी आर नॉट रियली इम्पोर्टिंग राइस और व्हीट। सो जो भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, दैट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ कंसर्न। पल्सेस का यही तो प्रॉब्लम है कि जैसे कि अरहर या अगर हम मूंग को उड़द को देखेंगे, जब शॉर्टफॉल होता है we have to import more, और जैसे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, सो जब भी इंडिया का डिमांड बढ़ता है ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल प्राइसेस आल्सो गो अप। तो यही तो कंसर्न है, जो लिंकेज जो है ग्लोबल एग्रीकल्चरल कमोडिटी से, यही तो लिंकेज है। ओके बट राइट, दैट्स राइट मिस्टर मदन, लेकिन कुछ बड़ी फर्म्स ये भी एस्टिमेशन लगा रही है कि भले ही अभी आप इन्फ्लेशन जो है वो एक हायर लेवल्स पर दिख रहा है, बट ये शायद मॉडरेट भी हो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, और अगर ये ट्रांजिट है, टेम्पररी है, तो क्या सेकेंड हाफ तक थोड़ा रिलीफ दिख सकता है सीपीआई और फूड इन्फ्लेशन में? नो जरूर ना, डेफिनेटली देयर विल बी अ रिविजन। तो अभी भी अगर हम देखेंगे कि आरबीआई का जो फोकस है सेकंड और थर्ड क्वार्टर्स के लिए, देयर हैज बीन एन इंक्रीज रिविजन, स्पेशली अगर हम देखेंगे सेकंड क्वार्टर में। इट वाज नॉट सो इन देयर अर्लियर फोरकास्ट, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दिस
किसी का भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि वेजिटेबल्स का प्राइस जो है जिस प्रकार से वे इंक्रीज हुआ है, दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। तो यही तो हो सकता है अगर हम थर्ड क्वार्टर को देखेंगे। इन द थर्ड क्वार्टर इज व्हेन वी हैव द खरीफ हार्वेस्ट कमिंग इन, सितंबर एंड से नवंबर तक ये हार्वेस्ट आता है। सो दे कुड बी डिस्टॉर्शंस जो हम बोल रहे थे पल्सेस में, या टू अ सर्टेन एक्सटेंट राइस में भी हो सकता है, चावल में भी हो सकता है, बट आई थिंक पल्सेस इज अ मेजर कंसर्न। इसकी वजह से वो जो भी फोरकास्ट बढ़ाया गया है 5.4 से 5.7%, आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई द आरबीआई हैज डन दैट। राइट किशोर जी, दूसरी बात देखिए, आप जो है एक बड़ी लोन बुक चलाते हैं एमएसएमई बोरोवर की तरफ। ये जो खास तौर पे गवर्नर साहब ने कुछ बातें बताई हैं कि कंजम्पशन अर्बन और रूरल दोनों साइड में पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, कैपेक्स साइकिल के बारे में बात की है। आपकी लोन बुक तो काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई में, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग उस साइड पे भी है। कुछ हमें थोड़ा सा ऑन ग्राउंड चीज़ें बताएं, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ के एस्टिमेट्स को बदला नहीं है, यानी अंडरलाइन मामला उतना खराब नहीं है इकोनॉमी का जितना कुछ लोगों को डर लग रहा है। अजय, यदि व्यापक तौर पे देखेंगे इस वक्त तो ज्यादातर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगभग जीरो ग्रोथ रेट से गुजर रही हैं। कुछ देशों में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रिसेशन का डर भी सता रहा है। लेकिन यदि भारत की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, जबकि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भी हम इस साल 6.5% की विकास दर की उम्मीद कर रहे हैं। तो यदि 6.5% की विकास दर होती है और यदि इन्फ्लेशन 5% के आसपास रहता है, तो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 12-13% होगा ही होगा। और यदि रियल जीडीपी का ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 12-13% होता है, तो उस केस में जो एमएसएमई सेक्टर है, जो कि इंडिया का जीडीपी का लगभग करीबन 32-33% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें ग्रोथ आनी ही आनी है। तो उस क्षेत्र में जो हमें ग्राउंड से फीडबैक मिल रही है, वहां किसी तरह का कोई संकोच, कोई तरह की असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। लोग काफी बुलिश हैं, खासकर जो कि भारत की कंजम्पशन के साथ जुड़ी हुई जो क्षेत्र हैं, वहां पर काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त कोई भी तरह का उनके मन में असमंजस नहीं है कि वहां ग्रोथ कम हो जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह का कोई अंदेशा इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा। राइट मदन जी, एक बात बताइए कि डिमांड के बारे में मैं जानना चाहता हूं। जितना डिमांड डिस्ट्रक्शन रेट के बढ़ने से होना था, जो हम नंबर देख रहे हैं, चाहे हम ऑटो सेल्स के नंबर देखें, हम ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स देखें, हम ये रियल एस्टेट वॉल्यूम ग्रोथ आजकल जो आ रहे हैं सारे रिजल्ट्स कंपनियों के, उनको देखें, वहाँ तो कोई मेजर स्लो डाउन दिख नहीं रहा है। आपको लगता है कि जो कंजम्पशन है देश में वो बॉटम हो चुका है और अब जो फेस्टिव सीजन आएगा वहाँ से चीज़ें बेहतर ही होंगी? अगर हम ये डिमांड डिस्ट्रक्शन के बात में अगर हम करेंगे, आई थिंक जब आरबीआई ने रिपो रेट को 4% तक ले गया था, दैट वाज अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, रिपो रेट का एवरेज करीब 6% तक रहता है, एंड गिव और टेक मे बी हाफ 75 बेसिस पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो जो करेक्शन जो आरबीआई ने किया है, आई थिंक दैट इज नॉट रियली इम्पैक्टेड द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। और अभी भी अगर हम देखेंगे, तो दैट्स द रीजन व्हाई इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ अगर आप आज देखेंगे, अभी भी 6.5-7% जो भी एस्टिमेट्स है, बिटवीन 6 to 7% जो एस्टिमेट्स है ग्रोथ, not just for this year but also for the coming years. So जो भी हमने repo rate hikes देखा है, I would consider it to be more a case of correction, bringing it back to normal. और अब से अगर आगे जाएंगे, I think जो भी reductions भी होगा, it will come only to 6%. तो keeping this in mind, I think जो आप बता रहे कि अगर bottom out हुआ है, yes, to very large extent bottoming out तो हो गया है, और जो भी pent up demand है जिसकी वजह से growth हुआ है दोनों services और manufacturing में पिछले साल में, I think that part has also been exhausted. और अभी आज से जो देखेंगे, I think it will be a case of fresh growth which is being generated on account of inherent conditions in the economy. इसलिए हम काफी पॉजिटिव रह सकते हैं जैसे कि ग्रोथ के बारे में। ओके, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक बार अवनीश से भी लेते हैं उनका स्टांस, वो इस वक्त क्या, बिल्कुल अवनीश, क्योंकि ग्रोथ को तो उस पर तो तवज्जो दे ही रहे हैं आरबीआई गवर्नर। पिछली जितनी भी पॉलिसी हम देख लें, और क्लियरली आपको वो जो सस्टेन एक्सपेंशन आपको मैन्युफैक्चरिंग साइड पर दिख रही है, सर्विसेज साइड पर दिख रही है, वो भी हर बार हाईलाइट करते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो पॉज है, उसके बाद क्या फेड की तरह ही आरबीआई गवर्नर भी रुख रख सकते हैं कि पॉज और उसके बाद फिर से एक फर्दर हाइक्स? लेकिन कितनी रेजिलियंस इकोनॉमी में है, इस पर भी एक व्यू आप दें। आई थिंक इसमें जो इकोनॉमी में अभी ग्रोथ चल रहा है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो अभी रेपो रेट है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हुआ है,
और अगर हम रियल रेट देखें, जो कि डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन, अगर हम फॉरवर्ड इन्फ्लेशन देखें तो 5.4% है इस साल का टारगेट और रेपो रेट 6.5 है। तो जो रियल रेट है करीब 1% के करीब है। तो पॉजिटिव रियल रेट इकोनॉमी को थोड़ा सा संतुलन में रख सकता है। ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्डीलॉक सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन आपका 4% पे तो नहीं है, बट 5 के आसपास है और आपका ग्रोथ 6.5 पे सपोर्ट हो रहा है। तो इसके चलते आरबीआई रेट हाइक करेगा तभी अगर उसको लगता है कि जो इन्फ्लेशन है इट इज गोइंग नियर 6%, अबव 6%। तो वो सिचुएशन अभी लग नहीं रही है, बिकॉज थोड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली जिन्होंने बहुत तेजी से रेट बढ़ाए हैं, ग्लोबल रेट का इम्पैक्ट, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगा तो इंडिया पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। चाइना में डिफ्लेशन का सिचुएशन दिख रहा है, वो भी एक्सपोर्ट करेगा डिफ्लेशन बिकॉज ही इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, सो ही विल आल्सो एक्सपोर्ट प्राइस डिफ्लेशन ग्लोबली जैसे बोलते हैं। तो उससे थोड़ा सा ग्लोबल कमोडिटीज पे डाउनवर्ड इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक ये सिचुएशन अभी पॉलिसी टू पॉलिसी देखना पड़ेगा, बट चांसेस ऑफ रेट हाइक आई थिंक बहुत लिमिटेड है अनलेस ग्लोबली कुछ और प्रेशर आ जाए इन्फ्लेशन पे और इंडिया में आरबीआई को लगे कि इन्फ्लेशन वापस से हाथ के बाहर जा रहा है। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से जो हमारे बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो हमारे मनी मार्केट सिस्टम्स हैं, वो ये मान के चल रहे थे कि अर्ली नेक्स्ट ईयर से रेट कट का सिलसिला शायद भारत में स्टार्ट हो जाएगा, या यूएस में तो होगा ही, और उसके बाद एक लैग के बाद समवेयर बिटवीन फरवरी और मार्च शायद भारत में भी पॉसिबल हो जाएगा। उसमें क्या बदलाव आएगा आज की कमेंट्री के बाद, या वो मोरलेस अभी भी कायम है? मदन? क्या ऐसा लगता है कि जो भी आरबीआई कमेंट्री से अगर हम जो भी इन्फर करना चाहते हैं, सी डज लुक लाइक दैट, जैसे कि आरबीआई ने बोला है कि वी आर टारगेटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो भी कंपोनेंट्स को अगर हम छोड़िए कि कोर इन्फ्लेशन कम आ रहा है और फूड इन्फ्लेशन के वजह से हेडलाइन नंबर है has gone up. So that is the theory which is going to continue right up till the end of this financial year. So अगर ये याद रखेंगे कि for the average they're talking of 5.4%, अभी 6.5% का रिपो रेट है, the real repo rate of 1%. I think वही तो ideal situation है। पहले भी RBI governors जो पहले आए थे, they are also maintained at 1.5% real repo rate is the ideal rate. तो ये याद रखते हैं, इट लुक्स लाइक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे मे नॉट रियली बी अ केस फॉर कटिंग द रिपो रेट बिफोर द एंड ऑफ मार्च। अगर ओआईएस 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखेंगे, अभी मुझे मालूम नहीं जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल तक अगर हम देखेंगे इट वाज क्लोजर टू 6.75, तो ये एक्सपेक्टेशन भी था कि प्रॉब्ली दे कुड बी अ रेट हाइक हैपनिंग। सो अंडर दीज कंडीशंस मेरे ख्याल में दे विल नॉट बी अ केस ऑफ लोअरिंग ऑफ रिपो रेट इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। और जो पॉसिबिलिटी हम बोल रहे हैं कि whether they will be increasing it, वो हो सकता है अगर if something goes terribly wrong with the inflation forecast, और अगर हम देखेंगे कि inflation goes beyond 6%, क्योंकि अभी हम खाली खरीफ क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रबी में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, एंड वी हैव सीन इट 2 साल में गेहूं के क्रॉप में भी हमें प्रॉब्लम हुआ था, lower production in 22 as well as in 23. So अगर ये repetition होगा next year, then definitely there will be a case for increasing the rate too. तो अभी के लिए वी कैन कीप डिस्काउंट दैट फैक्टर। आरबीआई ने मेंशन किया है कि कॉशियस रहना चाहिए, तो देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और अभी और एक बात है कि क्रूड ऑयल का प्राइस, पहले तो हमने सोचा कि वो 80 के कम ही रहेगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 85 हो रहा है, 90 दे गोइंग टुवर्ड्स $90 पर बैरल। एक बात तो है कि इलेक्शन ईयर में इट लुक्स अनलाइकली दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्यूल प्राइसेस, लेकिन हो सकता है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से 100 के ऊपर जाएगा, दैट्स अनदर रिस्क फैक्टर व्हिच इज देयर। सो कीपिंग ऑल these factors in mind, to my mind, they will not probably be lowering the interest rate, the repo rate in the current financial year. और सबसे early जो हो सकता है वो हो सकता है अप्रैल। राइट, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, किशोर जी, अविनाश जैन, मदन सबनविस, खजूरिया जी, शशांक जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। खास बात यह है कि जो बाजार का डर था, वो जो नर्वसनेस था, ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो मेंटेन करनी पड़ेगी बैंकों को, वो टेम्पररी इन नेचर है। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखिए तो एक शार्प फॉल के बाद रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, और किशोर जी का ये मानना है कि ये सितंबर से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी की जरूरत होगी, सिस्टम को फेस्टिव सीजन में ज्यादा लोन बढ़ते हैं। इन सब के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप